अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ायदीन मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन जलसा, मैं सबसे पहले यूपी के इस पुरआशोब हालात के अंदर मुस्लिम यूथ लीग के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन हालात के अंदर उन्होंने ये मुसलमानों का इज्तिमा और ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों का इज्तिमा यहाँ पर यूपी के अंदर आगरे के अंदर मुनक़िद किया। आज जो हालात हैं वो सबको मालूम है कि आज 10 मुसलमान एक जगह जमा होना भी बड़ा मुश्किल काम है और किस तरह हुकूमत की टेढ़ी नज़र है। उन हालात के अंदर मुस्लिम यूथ लीग ने ये एहतमाम किया और मुसलमानों को दावत दी और एक स्टेज पर इकट्ठा करके अपने हालात पर गौर करने का, गौर व फिक्र करने की दावत दी। इस कामयाब इज्तिमा के लिए मैं मुस्लिम यूथ लीग के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई कि कुछ पुरानी जानकारियों को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने एक लंबी पारी बहरहाल मुस्लिम लीग के साथ मैं खेल रहा हूं। लगभग आज 55 साल की एक स्टैंडिंग है मेरी मुस्लिम लीग में। 1970 में जब मुस्लिम लीग आई थी, मैंने तभी मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी और तब से मैं धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह की सुन्नत भी है कि दुनिया के अंदर इनकलाब लाने के लिए कुछ पिछली बातों को देखना, पिछले वाक़यात पर नज़र डालना ज़रूरी होता है। चुनाचे अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया उसके अंदर भी पिछली कौमों के वाक़यात, दुनिया की आफरीनश से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का वाक़या, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने गुज़रे पहले, उन सब के वाक़यात वो सब इकट्ठे इसलिए किए गए हैं कि हम उन वाक़यात से सबक हासिल करें और आगे आने मुस्तक़बिल के लिए एक राह मुतय्यन करें। ये इसलिए होता है। कुछ लोग कह देते हैं कि भैया पुरानी बातों को छोड़ो, आगे की बात करो, तो लेकिन पुरानी बातें ज़रूरी इसलिए होती हैं कि आगे की राह मुतय्यन होने में आसानी होती है कि हमें क्या करना है। तो वो सब चीज़ें असल में ज़रूरी हैं। तो मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूँ इस बात से कि आज जिस स्टेज पर हम बैठे हैं, जिस नाम से हम आज इकट्ठा हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी दूरअंदेशी के बाद एक देन है। जिस वक्त मुल्क आज़ाद हो रहा था और मुल्क के अंदर निज़ाम हुकूमत बदल रहा था, पहले इस मुल्क में निज़ाम हुकूमत दूसरे रहे, बादशाहत रही या डिक्टेटरशिप रही अंग्रेज़ों की, लेकिन 1947 में इस मुल्क का निज़ाम बदला और निज़ाम बदला वो ये था कि अब डेमोक्रेसी के नाम से एक नया निज़ाम आया है। यानी आवाम जो है वो खुद हुकूमत को चुनेगी और हुकूमत को क्या नाम बनाएगी। ये एक डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी का एक दौर पूरी दुनिया में सन 45, 46, 47 में पूरी दुनिया में चल रहा था। वही दौर फिर सन 47 में हिंदुस्तान में भी आया और डेमोक्रेसी नाफिज की गई। हमारे बुज़ुर्ग जो बहुत दूर अंदेश थे, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि अब अगर डेमोक्रेसी आ रही है तो मुसलमानों का मुस्तक़बिल कैसे महफूज होगा इस मुल्क में, जिस मुल्क में मुसलमान अक़लियत में है और दूसरी कौम अक्सरियत में है। तो डेमोक्रेसी के अंदर उस अक़लियत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सी तदबीरें अख्तियार की जाएँ, इसके लिए उन्होंने बड़ी सोच विचार करने के बाद अपनी तंजीम बनाने का फ़ैसला लिया। असल में ये डेमोक्रेसी की ज़रूरत थी। डेमोक्रेसी, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी हो उस मुल्क के अंदर जितने भी फ़िरक़े हैं उनकी अपनी नुमाइंदगी होनी ज़रूरी है। अगर उनकी अपनी नुमाइंदगी नहीं होगी, वो किसी दूसरे फ़िरक़े से अपनी नुमाइंदगी कराएंगे तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको महसूस किया कि डेमोक्रेसी को कामयाब अगर करना है, लोकतंत्र को अगर कामयाब करना है, लोकतंत्र की हुकूमत को अगर कामयाब करना है, तो जिस मुल्क में करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं उनकी भी अपनी एक तंजीम होनी चाहिए। चुनाचे
तारीख ये है कि आज़ादी के बाद दो बड़े फैसले हुए इस मुल्क में, आज़ादी के फौरन बाद। सन 47 के अंदर, दिसंबर सन 47 में लखनऊ के अंदर एक फैसला हुआ, मुसलमानों का बड़ा इज्तिमा हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सदारत में। सरदार पटेल उसके अंदर मेहमान खुसूसी, और उसके अंदर एक बदबख्ताना फैसला हुआ, और वो बदबख्ताना फैसला ये था कि आज से मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं होगी, मुसलमान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में रहकर काम करेंगे। ये बदबख्ताना फैसला दिसंबर सन 47 के अंदर लखनऊ के एक बड़े इज्तिमा में मुसलमानों ने किया, और जो बरात सन 47 से पहले तक हासिल थी, मसलन हमारा रिजर्वेशन था एक तरह से पार्लियामेंट के अंदर, तो वो भी हमारा उन्होंने ख़त्म करने का मुतालबा उस मीटिंग में किया बाकायदा। बेगम एजाज रसूल ने ये बाकायदा मुतालबा किया कि चूँकि हिंदुस्तान का आइन लिखा जा चुका है, इसलिए अब किसी अलग से रिजर्वेशन की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं मुतालबा करती हूँ, बेगम एजाज रसूल का ये मुतालबा है कि मैं मुतालबा करती हूँ कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए। उस पर सरदार पटेल ने फ़ौरन खड़े होकर, मुसलमानों का इज्तिमा था लेकिन मेहमान खुसूसी सरदार पटेल थे, और वो उन्हीं के इशारे पर बुलाया गया एक इज्तिमा था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि चूँकि मुसलमान खुद मुतालबा कर रहे हैं, लिहाजा मैं ऐलान करता हूँ कि आज से मुसलमानों का कोई रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के ज़रिए हमारा एक रिजर्वेशन था, जो एक सिस्टम है इलेक्शन का, तो वो ख़त्म कर दिया गया। वो ऐलान हुआ लखनऊ के अंदर। उसके जवाब में दूसरा फैसला हुआ 10 मार्च 1948 को मद्रास के राजाजी हाल में कायदे मिल्लत मौलाना इस्माइल साहब ने एक इजलास मुसलमानों का बुलाया, और उसके अंदर ये फैसला हुआ, ये मुबारक फैसला हुआ कि चूँकि इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, बड़ी तादाद में हैं, और डेमोक्रेसी नाफिज की गई है, लोकतंत्र नाफिज किया गया है, इसलिए मुसलमानों की भी आज से एक सियासी जमात होगी जिसका नाम होगा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। दो बड़े फैसले सन 47 के फौरन बाद, एक मद्रास का फैसला, एक लखनऊ का फैसला। आज उन फैसलों को 75 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, उनके नतायज आज आपके सामने हैं। जिन लोगों ने मद्रास के फैसले पर अमल किया, अपना परचम और अपनी पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ जुनूब के उन मुसलमानों को कि जिन्होंने मुसलमानों की इस तंजीम को कायम दायम, न सिर्फ कायम दायम रखा बल्कि इसको परवान चढ़ाया, और आज इस मुल्क में, पूरे मुल्क में उसकी दस्तक सुनाई दे रही है। तो उनके हालात आप देख लीजिए, और जिन लोगों ने लखनऊ के फैसले पर अमल किया, आज उनके हालात देख लीजिए। ज़्यादा तबसरे की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हालात देख लीजिए क्या है। उनसे ज़्यादा तादाद में हम यहाँ मौजूद हैं, यूपी में उनसे, केरला से ज़्यादा हम मौजूद हैं, केरला और तमिलनाडु से ज़्यादा, बिहार में हम उनसे ज़्यादा मौजूद हैं, आसाम में हम उनसे ज़्यादा मौजूद हैं। उसके बावजूद न हमारी जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज़्ज़त महफूज है, न आबरू महफूज है, न मस्जिद महफूज है, न मदरसे महफूज हैं, कुछ नहीं। इंतहा ये है कि शायद इंडिया के अंदर ये पहली दफ़े हो रहा है कि नमाज पढ़ने पर भी चालान किए जा रहे हैं। नमाज पढ़ने पर चालान अगर हुआ है तो वो यूपी है, ये कहीं नहीं। ये कभी हुआ था उसमें 1923 के बाद जब रशिया के अंदर इनकलाब आया था, तो उस वक्त वहाँ ये बात हुई थी कि वहाँ पर जो है अजान और नमाज पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी, जो 70 साल तक लगी रही। 92 में फिर वो ख़त्म हुई। उसके अंदर ये हुआ था कि अजान और नमाज पर मुकम्मल पाबंदी, मस्जिदों पर ताले डाल दिए गए थे, नमाज पढ़ने पर बाकायदा गिरफ्तारियां होती थी, FIR होती थी। और इंतहा ये है रशिया के अंदर, अगर आप उसकी तारीख पढ़ें, कि घरों में से औरतों को गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया मुसलमान औरत को। जज ने पूछा ये क्या कर रही थी, तो अदालत में जो इस पर इल्ज़ाम पुलिस ने पढ़ के सुनाया वो ये थी कि ये औरत घर में कुरान शरीफ पढ़ा रही थी, कहने जेल भेज दो।
ये रशिया के अंदर हो चुका ये काम। ये लोग जो आज आपके साथ कर रहे हैं, ये वही दुनिया के मामलात का मुताला करके कर रहे हैं कि रशिया में इनके साथ क्या हुआ था, स्पेन में इनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसे ही वो हिंदुस्तान में हमारे साथ करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे बुजुर्गों ने इसको महसूस किया था और उन्होंने बड़ी संजीदगी से पूरे मुल्क के मुसलमानों को दावत दी थी कि अगर इस मुल्क में बाइज्जत तरीके पर रहना चाहते हो, अगर इस मुल्क में बहैसियत मुसलमान ज़िंदा रहना चाहते हो, अगर इस मुल्क में अपने मज़हब के साथ ज़िंदा रहना चाहते हो, तो आपको अपनी सियासी तंजीम बनानी होगी और वो सियासी तंजीम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और दूसरा पहलू ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो तजर्बा भी कामयाब रहा। आज 75 साल हो गए उस मुस्लिम लीग को बने हुए, तजर्बा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है कि जहाँ के मुसलमानों ने उस परचम को बुलंद किया, उस परचम को इज़्ज़त दी और उस परचम को अपने सीने से लगाया, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से मुसलमान हर तरह से महफूज है, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, मजहबी एतबार से, तालीमी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार, हर एतबार से वो महफूज है और तरक्की कर रहा है। वही दावत आज हम पूरे मुल्क को देना चाह रहे हैं। वो काफिला केरला के बाद, जुनूब के लोग लगातार लगे रहे, कोशिशें करते रहे। 1964 में मुस्लिम मजलिस मशावरत, जिस वक्त पूरे मुल्क में फसादात का दौर चल रहा था, तो एक मुस्लिम मजलिस मशावरत बनाई गई जिसके सबसे ज़्यादा करता धरता इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब थे। इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब ने अपनी काविशों से, भाग दौड़ से तमाम लोगों को इकट्ठा, जो दूसरी पार्टियों में बैठे थे, कांग्रेस में बैठे थे, दूसरी पार्टियों में बैठे थे, कुछ नॉन पॉलिटिकल थे, जमात इस्लामी थी, इन सबको इकट्ठा करके मुस्लिम मजलिस मशावरत बनाई कि भाई तुम मुस्लिम लीग नहीं बना रहे, कम से कम मुसलमानों के मामलात पर तो गौर कर लो। उसी को आगे परवान चढ़ाने की कोशिश की गई और बहुत उन्होंने जितनी कोशिश हो सकती थी, सेठ साहब की बहुत ज़्यादा कोशिश है, उसमें मुस्लिम लीग उसका ख़र्चा भी बर्दाश्त करती थी। मुस्लिम मजलिस मशावरत का में एक बड़ा ख़र्चा मुस्लिम लीग देती थी उस वक्त। इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब उसमें बड़े एक्टिव थे, लेकिन वो उनके बाद फिर कोई लोग ज़्यादा चला नहीं सके। उन्हीं कोशिशों के नतीजे में महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग कायम हुई सन 67 में, और जब ही इलेक्शन हुए और उसमें 2 मुस्लिम लीग के एमएलए, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब और एक साहब और 2 आदमी वहाँ पर एमएलए बने। सन 67 की बात है ये। सन 67 में वो काफिला केरला से आगे चलकर महाराष्ट्र तक पहुँचा और 2 एमएलए वहाँ कामयाब हुए। उसके बाद वो काफिला और थोड़ा आगे चला और वो काफिला चलने के बाद 69 में बंगाल पहुँचे। बंगाल में के इलेक्शन में, 69 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया। 7 एमएलए हमारे कामयाब हुए, 7 एमएलए 69 में, और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनी जिसमें हसनुज़्ज़मा साहब मिनिस्टर बने, बाकायदा मिनिस्टर बने, कोalition गवर्नमेंट बनी। वो सन 69 की बात है, 69 की बात। ये काफिला ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से हम महसूर होकर रह गए हों, चला आगे, बराबर होती रही कोशिशें, और उसी में बढ़ते बढ़ते फिर हम यूपी तक आए और यूपी में बड़ी धमाकेदार एंट्री हमारी हुई है, धमाकेदार। सन 70 के अवाइल में मुस्लिम लीग कायम हुई, 69 और के आखिर में और 70 के शुरू में मेरठ के अंदर कायम हुई। डॉक्टर शमीम साहब पहले सदर बने, डॉक्टर बशीर साहब जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद वो काफिला आगे को चला। सन 71 का जो पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ, सन 71 का पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का, मुरादाबाद से डॉक्टर शमीम साहब इलेक्शन लड़े और डॉक्टर शमीम साहब ने 61,000 वोट लिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1971 में, जबकि जीतने वाले को 83,000 वोट मिले थे। जो उस वक्त जनसंघ के वहाँ थे, उन्हें 83,000 वोट मिले। डॉक्टर शमीम सेकंड नंबर पर रहे। धमाकेदार एंट्री हुई है हमारी यूपी में, धमाकेदार, कोई कमज़ोर एंट्री नहीं हुई, बड़ी धमाकेदार सन 71 के अंदर। उसके बाद सन 74 आया। सन 74 में हमने लगभग 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, 50 सीटों पर, और 50 सीटों में एक सीट फिरोज़ाबाद की हमने जीती।
लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि लगभग 17 सीटों पर हमने बहुत ज़्यादा वोट हासिल किए। सबसे ज़्यादा वोट हमें मिले सहारनपुर के अंदर, 28,000 वोट मिले थे हमें, और हम सिर्फ 300 वोट से हारे थे, सिर्फ 300। सरदार भगत सिंह के भाई थे मुकाबले पर कांग्रेस के कैंडिडेट, वो हमसे 300 वोट ज़्यादा ले गए और वो जीत गए। और उसका एक वो भी हुआ था कि उसमें कुछ बेईमानी उस वक्त होती थी, वो पकड़ी भी गई थी उस टाइम। सबसे ज़्यादा वोट सहारनपुर में हमें 28,000 मिले। उसके बाद हमें मुरादाबाद में मिले 22,000 वोट, सिर्फ 85 वोट से हमारे 74 के अंदर, सिर्फ 85 वोट से मुरादाबाद के अंदर हमारे नंबर 2 पर रहे। ऐसे ही रामपुर में वोट मिले, और आपके क्या नाम बिजनौर के अंदर चांदपुर में हम बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े। जो राशिद अली भी आज कांग्रेस में बैठे हैं, ये मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे और इन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए थे। गालिबन ये भी दूसरे नंबर पर रहे थे वहाँ पर उस टाइम चांदपुर के अंदर। रामपुर में भी हम नंबर 2 पर रहे, रामपुर में बहुत अच्छे वोट लिए। बरेली की 2 सीटें लड़ी, दोनों सीटों पर हम नंबर 2 पर रहे, बहुत अच्छे वोट हमने लिए। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर हमने लड़े, लगभग हम 17 सीटों पर हमने बड़े अच्छे वोट लिए और बहुत अच्छे धमाकेदार हमारी एंट्री रही। और उसके बाद समझे हमारा, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं कभी कभी कि जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले जाते हैं। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। सन 74 के बाद अचानक एक फ़ैसला, इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद लखनऊ के अंदर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में पार्टी के इलेक्शन का जायज़ा लिया गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह, जबकि ये कैंडिडेट हमारा जीत चुका था MLA। हालांकि उस जीतने वाले को सिर्फ 17,000 वोट मिले, 17,000 पर जीत गया। उस वक्त 20-25 हज़ार पर MLA बन जाता था सन 74 के अंदर। तो 17,000 वोटों पर हमारा जो फिरोज़ाबाद का नाम कैंडिडेट जीता था, सिर्फ 17,000 वोट मिले थे उसे और वो जीत गया। तो उसके बाद जो मीटिंग हुई लखनऊ के अंदर, उसमें एक फ़ैसला ऐसा गलत हो गया, मैं आज गलत कहता हूँ बड़ी सफाई से यहाँ खड़ो, कि फ़ौरन बाद इलेक्शन के तकरीबन फ़ौरन ही बाद जब वो मीटिंग हो रही थी, जायज़ा मीटिंग, उसी दिन ऐलान कर दिया गया कि मुस्लिम लीग की स्टेट कमेटी को डिज़ोल्व किया जाता है। ये ऐसा फैसला था जिसने हम पे बड़ा मनफी असर डाला। अखबारों ने, कुछ हिंदी अखबारों ने, कानपुर के, ख़ास तौर से कानपुर के अखबारों ने बड़ा मोटा शाया किया था कि मुस्लिम लीग सिर्फ इलेक्शन लड़ने आई थी और वो उसका काम हो गया और वो अपना बिस्तर बोरिया समेट कर जा रही है यहाँ से अब। हालांकि उसके बाद फिर वो 5 जोन में बांटा गया, 5 कमेटियाँ बनाई गई, सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर वो जो प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ हुआ उस टाइम कि साहब मुस्लिम लीग तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने आई थी, उसके बाद चली गई, वो जो है हम उससे उबर नहीं सके। और जो हमारी लीडरशिप थी वो तितर बितर हो गई उस टाइम। एक ने दूसरे पर जो भी इल्ज़ाम लगाए वो सब गड़बड़ हो गई। उसकी वजह से फिर हम बहुत दिनों से उठ नहीं पा रहे, आज भी हम नहीं उठ नहीं पा रहे। हालांकि उसी फिरोज़ाबाद के अंदर सन 77 में, सन 74 के बाद सन 77 में इलेक्शन हुआ था असम्बली का। 3 साल बाद ही दोबारा इलेक्शन हो गए थे असम्बली के। तो उस फिरोज़ाबाद के अंदर जहाँ से हम 17,000 वोट लेकर जीते थे, जब हम हारे तो 14,000 वोट लिए थे हमने, 14,000 वोट। जबकि क्या नाम, हमें यहाँ पर मुरादाबाद में हमें 8,000 वोट मिले और 8,000 वो नेशनल लीग के नाम से खड़े हो गए थे, तो 8,000 उनको मिल गए थे। लगभग 16,000 वोट हमें फिर भी मिले मुरादाबाद से। तो इस तरह बहुत सी सीटों पर हमें अच्छे वोट मिले, लेकिन उसको आगे हम बरकरार नहीं रख सके। जो ऑर्गेनाइजेशनल वे पर, तंजीमी सतह पर जो भागदौड़ होनी चाहिए थी, सही होना चाहिए था, जिस तरह का जायज़ा होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। ये हमारे साथ बड़ी वो रही। लेकिन मैं ये कहता हूँ अपने नौजवानों से, अपने भाइयों से, सबसे, कि हमारा मुस्तकबिल बहुत चमकदार है और हमें, अगर हम थोड़ा सा भी काम करें, थोड़ी सी भी जद्दोजहद करें, तो ये ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि इन हालात के अंदर लोगों की तवज्जो है। अब जब तक दूसरी पार्टियों की हुकूमत थी, लोग शायद तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन आज जो हालात हैं, अब तवज्जो आ गई है लोगों की कि वो आज महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं
कि भाई अपनी कोई तंजीम होनी चाहिए। जिस तरह से परेशानी हो रही है कोई बोलने वाला नहीं। मैं अभी बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि जिस यूपी के अंदर 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और जिस यूपी के अंदर हमेशा मुसलमान एमएलए की तादाद 40, 50, 60, 70 रही, चाहे किसी भी पार्टी से रहे, आज उस यूपी के अंदर जब मुसलमान परेशान हैं, जब मस्जिदों के मामले हैं, मदरसों के मामले हैं, मॉब लिंचिंग के मामले हैं और दूसरे मामले हैं, आज एक कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं की आज तक। जिस तरह आज हम बैठे हैं मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी के मुसलमान लीडर ने, एमएलए हो, एमपी हो, एक्स एमएलए हो, एक्स एमपी हो, समझे, या नॉन पॉलिटिकल लोग हों, बहुत नॉन पॉलिटिकल लीडर हैं, मुसलमानों के मामलात पर गौर करें कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है, इसका क्या करना है। अभी तक भी इतनी बेहिसी है कि कोई आदमी गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो 1000 करोड़पति कांग्रेस के दफ्तर में खड़े होंगे टिकट मांगने के लिए। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। और 1000 करोड़पति समाजवादी के दफ्तर में खड़े होंगे टिकट मांगने के लिए। ये बेहिसी का आलम है कि वो करोड़पति जो टिकट मांगने के लिए समाजवादी के और कांग्रेस के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, जब मुसलमानों के मामले आते हैं तो वो बोलने को तैयार नहीं होते, वो बात सुनने को भी तैयार नहीं होते, वो आपके साथ गुफ्तगू करने को भी तैयार नहीं होते। वो ऐसी चीज़ समझते हैं कि जैसे कोई गैर ज़रूरी चीज़, अगर मस्जिद टूट रही तो टूटने तो हम कौन सा रोज़ नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, घर में पढ़ लेंगे। एक अजीब मतलब जहन बन गया है लोगों का। तो ये चीज़ जो है, इस बेहिसी को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का हमारा पहला हिस्सा हो वो है कि मुसलमानों की इस बेहिसी को, कि जमूद को तोड़ा जाए। जो जमूद हो गया मुसलमानों में बेहिसी का, उनके सामने सेमिनार करके, छोटी छोटी मीटिंगें करके उनके सामने हम जाएं और छोटी छोटी मीटिंगों के ज़रिए, कॉर्नर मीटिंगों के ज़रिए, सेमिनार के ज़रिए, बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ छोटे प्रोग्रामों के ज़रिए उनको झंझोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि आखिर परेशानी क्या है। ये तुम्हें मामूली खांसी नहीं है, ये टीबी का मर्ज़ है, तुम्हें ले मरेगा, समझे नहीं, बताना पड़ेगा उन्हें। वो आज जिसे मामूली खांसी समझ रहे हैं, मामूली बुखार समझ रहे हैं, वो उन्हें टीबी का मरीज़ है, भाई तुम मर जाओगे। उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ़ कॉर्नर मीटिंग की जाएँ, छोटी छोटी मीटिंगें की जाएँ, कुछ मखसूस लोगों से मिलने का प्रोग्राम हो, मखसूस लोगों से मिला जाए जाकर, जो लोग दर्द रखते हैं मिल्लत का, किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं, उनसे मिला जाए। जो दूसरी सियासी पार्टियों में किनारे पर बैठे हैं कुछ लोग, जिन्हें तवज्जो नहीं दे रहे, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, उनसे बात की जाए कि भाई तुम्हारे पास अल्लाह ने दौलत दी है, तालीम दिया है और तुम्हें तो क्या नाम सब कुछ दिया है अल्लाह ने दुनिया के एतबार से, या ये मुसलमानों के लिए थोड़ी सी तवज्जो कर लो। आप क्यों आप दूसरों की तरफ जाते हो? ये काम हमारे करने का है। हमारा पहला काम यही है कि बजाय इसके कि हम पार्टी के नाम से कोई बड़े जलसे करें। अब आप तो देख रहे हो कि बड़े जलसे करने का तो मौका ही नहीं रहा। आप तो बड़े जलसे दूसरी पार्टी भी नहीं कर पा रही हैं। छोटे छोटे आप अप्रोच कर सकते हो लोगों तक, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए या क्या नाम पर्सनली मीटिंग के ज़रिए अप्रोच कर सकते हो। लेकिन ये काम जंगी सतह पर आपको करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर, लगातार एक कंटिन्यूस तरीके से ये लगातार आपको काम करना पड़ेगा ताकि पब्लिक को झंझोड़ा जाए, उन्हें बताया जाए कि मसला क्या है और उसका हल क्या है। तब वो आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे। और मैं ये समझता हूँ, और मेरा अपना तजर्बा भी है और इतने दिन मुझे इस सियासत में हो गए, कि इंशाअल्लाह अगर हम ये कोशिश करेंगे तो इसके नतायज बड़े अच्छे मिलेंगे और हमारी तरफ लोग मुतवज्जह ज़रूर होंगे। ऐसी बात नहीं है कि मुतवज्जह नहीं होंगे। और फिर अल्लाह ने खुद बहुत अल्लाह ने हालात भी ऐसे पैदा कर दिए हैं कि अब हर आदमी परेशान है। अब हर आदमी, पहले हम कहते थे कि भाई मस्जिद का मसला, मैं कहने लगे क्या मस्जिद के मसले लिए फिर रहे हो, रहने दो, समझे। तो अब हर आदमी परेशान है कि हाँ वाकई साहब कोई मसला है, तो हमने नहीं बताया, उसे हालात ने बता दिया। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हमारी एक मुस्तकिल तगोदो होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। और मेरा अपना सजेशन यही है आप सब लोगों से कि जंगी सतह पर काम शुरू किया जाए, बड़े पैमाने पर जंगी सतह पर। हफ्ते में चाहे 1 हो, चाहे हफ्ते में 2 प्रोग्राम हो,
चाहे वो 5 आदमियों का प्रोग्राम हो, 10 आदमियों का प्रोग्राम हो, पर्सनल मुलाकातें हों, ये जंगी सतह पर ये काम शुरू किया जाए ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। हम अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अभी मैंने एक लेटर लिखा, जो रिप्रेजेंटेशन हमारा, आज क्या बात है कि हम बुनियादी मुद्दे को हमने मुस्लिम लीग के उठा कर रख दिया। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन की तो बात करते हैं कि पार्लियामेंट में हमारा आदमी होना चाहिए, असम्बली में हमारा आदमी होना, लेकिन जो बुनियादी हमारा मसला था कि सरकारी नौकरियों में मुसलमान होने चाहिए, पुलिस में मुसलमान होने चाहिए, आज हालत ये हो गई शुमाली हिंद की कि धीरे 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 सन 47 के बाद घटाते घटाते शायद 1% मुसलमान रह गए हैं, 1% मुसलमान, और उनके पास भी कुछ नहीं होता वहाँ पर। अब जब पुलिस क्या नाम, पुलिस खड़ी है, मुसलमानों का इज्तिमा है, और मुसलमानों के इज्तिमा के बाद चारों तरफ पुलिस खड़ी है, उस पुलिस में एक भी मुसलमान नहीं है। उनके पास कलम की ताकत उनके पास है, पुलिस वालों के बंदूक की ताकत उनके पास है, लठ की ताकत उनके पास है। तो भाई अब आप उनसे क्या उम्मीद रखते हो इंसाफ की कि वो हमारे साथ हैं? इसलिए पहला मुतालबा हमारा ये है कि पुलिस के अंदर फिल फौर बहुत जल्दी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये लेटर मैंने एक लिखा है, अभी अमित शाह को लेटर लिखा है, और मैंने अपने लीडर्स को भी भेजा है वो लेटर, समझे, सब सारे लीडर्स को। वो अमित शाह को मैंने लेटर लिखा कि भाई ये मौजूदा हालात को रोकने के लिए, क्योंकि जब पुलिस पूरी तरह से एक हिंदू पुलिस बन गई तो उसका नतीजा ये है कि अगर संभल के अंदर चंद आदमी जमा हुए सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो आपने सीधी गोली चला दी, 5 आदमी मार दिए। वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, ये सब झूठा प्रोपेगेंडा होता है कि साहब वो मुसलमान नारे लगा रहे थे, मुसलमान क्या नाम पत्थरबाजी कर रहे थे, सब झूठा प्रोपेगेंडा है। ये एक प्रोपेगेंडा बना लिया उन्होंने मुस्तकिल पूरे हिंदुस्तान के लिए। बरेली में क्या हो रहा था, बरेली में लोग जमा ही हो रहे थे, प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ था, लाठीचार्ज कर दिया आपने। कानपुर में क्या हो रहा था, कानपुर में अब क्या नाम यौम ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा था, एक आदमी ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद। कोई बहुत ज़्यादा बैनर नहीं लगे थे, एक आदमी ने लगाया था, उस पर बाकायदा हमला कराया गया, उसका बैनर फड़वाया गया, और जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसने बैनर लगाया था उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये सब इसलिए हो रहा है कि आप पुलिस में नहीं हो। आप अगर पुलिस में होंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, तो कुछ तो रोक लगेगी। तो पहला मुतालबा हमारा यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिस के अंदर फौरी तौर पर मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए, फौरी तौर पर, अगर इस मामले को रोकना है। नहीं तो नहीं रुकेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। एक तरफा तौर पर लाठी चलती रहेगी, एक तरफा तौर पर क्या नाम वहाँ फतेहपुर के अंदर पूरा मकबरा घेर लिया, फतेहपुर के अंदर मकबरा घेर के पूरा क्या नाम कब्रें तोड़ दी, और पुलिस खड़ी देख रही, वहाँ कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, वहाँ कोई गोली नहीं चली। क्यों? इसलिए कि आज पुलिस एक फिरके की है, पूरा क्या नाम उसका हिंदूकरण जिसे कहते हैं, वो हिंदूकरण कर दिया गया। मैंने वो अपना लेटर आप लोगों को भी भेजा है, व्हाट्सएप किया है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, उसे पूरा पढ़िए और उस पर अमल करने की ज़रूरत है, उसकी तहरीक चलाने की ज़रूरत है। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, इसके बगैर इस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता, अमन कायम नहीं हो सकता। एक तरफा कार्रवाई हुई, एक तरफा। तो ये चीज़ जो है, इसकी बुनियाद पर आपको गौर करना है। हमें रिजर्वेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिस के अंदर, और बहुत जल्दी चाहिए। अगर ये इस पर रोक लगाना, क्या नाम अमन कायम करना चाहते हो और इस पर हिंदू मुस्लिम मामलात पर रोक लगाना चाहते हो, इसके अलावा नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले इस बात को कहा था, और यही तहरीक आगे चली। केरला वालों ने सबसे पहले रिजर्वेशन लिया, वही जवाहरलाल नेहरू जिसने ये कहा था कायदे मिल्लत के टाइम में कि अगर मैं मुस्लिम लीग को ख़त्म नहीं कर सका, अगर मुस्लिम लीग ने अपने को ख़त्म नहीं किया, तो मैं गैर आइनी तरीके इस्तेमाल करूँगा मुस्लिम लीग को ख़त्म करने के लिए। ये जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज हैं उस टाइम। और जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि मौलाना को बुलाइए, मौलाना इस्माइल साहब को बुलाइए, उनसे कहिए कि वो मुस्लिम लीग को ख़त्म करने का ऐलान करें।
लॉर्ड माउंटबेटन ने मौलाना इस्माइल साहब को बुलाया और ये कहा उसने साफ साफ कि जवाहरलाल नेहरू ये चाहते हैं कि आप मुस्लिम लीग ख़त्म कर दें। ये पूरी सारी काम हो चुके हैं, पूरे पहले पूरी कोशिश हो, लेकिन हमारे वो बुज़ुर्ग अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनके कब्रों को नूर से भर दे, वो मर्द मुजाहिद थे, समझे, अल्लाह ने उनकी गैबी मदद की और वो अपने अपने मामलात पर अपनी बात पर अड़े रहे, तो आज अल्लाह ने देखिए उन्हें क्या इज़्ज़त बख्शी है, उस पूरी कौम को इज़्ज़त बख्शी है, वो अपने मामलात पर अड़े। आज वही कांग्रेस हमारे साथ है, हमारे साथ बैठी है, हमारे मुतालबात तस्लीम करी है। और आज केरला के अंदर हमें सबसे पहले रिजर्वेशन लिया मुस्लिम लीग ने, और चीज़ नहीं ली, पहले रिजर्वेशन लिया। रिजर्वेशन दीजिए मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में। वही चीज़ हमें, उसी तहरीक को हमें पूरे मुल्क में आगे बढ़ाना है। उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह सकते। यही एक पैगाम मेरा आज है आप सब लोगों को कि आप आने वाले वक्त से मायूस ना हो, बहुत काम करने के मौके हैं और इंशाअल्लाह जो हालात हैं उससे हमें ये भी उम्मीद है कि हमें बहुत लोगों का साथ भी मिलेगा और अल्लाह की मदद भी आएगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम जब अपनी तहरीक को आगे लेकर चलेंगे तो हम कामयाब भी होंगे इंशाअल्लाह। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और हिम्मत बांधने की ज़रूरत है। ज़्यादा क़ुव्वत के साथ मैदान में आइए, ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अपनी बात को रखिए, ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अपनी तहरीक को रखिए आगे, और लोगों को एक एक आदमी तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, लोगों को एक एक आदमी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और जब आप उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो आज खुद अल्लाह ने वो हालात बना दिए कि वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बात पर अमल करेंगे। मैं इसी बात के साथ कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी जद्दोजहद को कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।